Hello guys, I am Lakshmikant Saini. This course is presented by Lakshmikant Saini. और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो फिज़िक्स कर रहे हैं। ओके गाइज, फिज़िक्स को हिंदी में हम भौतिकी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ़िज़िक्स का मतलब क्या होता है। फ़िज़िक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग और इसमें हम फिज़िक्स में सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा हमें कचरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जैसे एग्ज़ाम्स में कौन सी चीज़ें आएगी उसी पे ही मैं हिट करूँगा कि कौन से टॉपिक्स पे आएंगे, कौन सी चीज़ें आएगी टॉपिक्स के अंदर। और जैसे मैकेनिक्स के हम जैसे टॉपिक देखेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन देखेंगे, वर्क पावर एनर्जी देखेंगे। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हम मैकेनिक्स के देखेंगे उन पर भी हमारा जो फोकस होगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पे होगा। ओके गाइज, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ही देखेंगे जिससे कि हमें प्रॉब्लम नहीं आए और एग्जामिनेशंस के अंदर एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे ही नहीं। जीएस पार्ट का, जनरल जो साइंस है उसका कोई पार्ट का हमारा क्वेश्चन छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स के बारे में देखते हैं गाइज। जो फिज़िक्स होता है, फिज़िक्स क्या होती है, सबसे पहले फिज़िक्स का मतलब क्या होता है। तो गाइज़ थोड़ा सा आप माइंड में सोचिए कि फ़िज़िक्स का मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ फ़िज़िक्स का मतलब क्या होता है। तो गाइज़ आपने सोचा होगा स्टडी बिटवीन मैटर, स्टडी बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, स्टडी बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। जहाँ पे हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम इन दोनों के कोऑर्डिनेशन के बारे में देखते हैं, उसी स्टडी को हम फिज़िक्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो फिज़िक्स के हमारे पास में डेफिनेशन हुई, स्टडी बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी के बारे में हम जहाँ पर भी पढ़ते हैं उसे हम फिज़िक्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं मैटर क्या होता है। यदि मैटर यहाँ पे वर्ड आया है तो सबसे पहले हम मैटर के बारे में देखते हैं कि मैटर क्या होता है, और इन दोनों के रिलेशंस के बारे में जहाँ हम पढ़ते हैं उसे फिज़िक्स कहते हैं। तो मैटर हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको द्रव्य। ओके गाइज, और जो एनर्जी होती है, एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं हम ऊर्जा। ओके, एनर्जी को ऊर्जा बोलते हैं। तो मैटर क्या होता है, जो मैटर आप सराउंडिंग्स के अंदर, आपके सराउंडिंग्स में देखो, जैसे टेबल है, बेंच है, उसके अलावा आपकी चेयर है, उसके अलावा बेड है, जितने भी आपके जो क्लॉथ हैं, जो आपके डोर हैं, जितने भी आपके सराउंडिंग्स में चीज़ें दिख रही है वो सब मैटर होगी। ओके, जितने भी आपके सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं वो सब मैटर है। अब मैटर की प्रॉपर्टी क्या होगी, सबसे पहले वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ओके, जो द्रव्य होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ओके, ये हमें पता पड़ गया, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे बेड है तो घर के अंदर बेड एक जगह लेगा, अपने एक स्पेस लेगा। उसी तरह जैसे कोई टेबल है तो टेबल अपनी कोई जगह कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, थोड़ा बहुत स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो मैटर के बारे में हमने जाना सबसे पहले कि स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद में हम देखते हैं इसमें मास होता है। जैसे कोई से भी, मैंने अभी एग्जांपल दिया है, मैंने कोई सी भी चीज़ों का, ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल है, डोर है, तो इनमें एक मास होता है, एक इनर्शिया होता है, एक इनर्शिया भी होता है इनमें। मास होगा तो इनर्शिया होगा, एक मास होता है इसमें, और एक स्पेस ऑक्यूपाई होता है मैटर में। ओके, तो मैटर के बारे में हमने पढ़ा क्योंकि फिजिक्स की डेफिनेशन थी स्टडी बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, और स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। जो हम मैटर और एनर्जी के बारे में संबंध को स्थापित करते हैं और उसमें जो हम स्टडी करते हैं, मैटर और एनर्जी के रिलेशंस के बारे में हम स्टडी करते हैं, उससे हम फिजिक्स कहते हैं। ओके गाइज, अब हम एनर्जी देखते हैं। तो एनर्जी जैसे हम में कोई एनर्जी है तो वो कोई दिखाई देती है, एनर्जी कोई दिखाई नहीं देती। कोई जगह, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है कोई एनर्जी, एनर्जी कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, मैटर ऑक्यूपाई करता है। और मैटर की जो एनर्जी होती है वो तो उसके अंदर एनर्जी होती है, वो तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है नहीं। तो एनर्जी की सबसे पहले हमने देखा। अब हम एनर्जी का देख लेते हैं। तो एनर्जी का नो नो स्पेस ऑक्यूपाई, सबसे पहले वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, और एनर्जी का कोई मास भी नहीं होता और मास नेग्लिजिबल होता है। ओके, मास नेग्लिजिबल होता है। तो दोनों चीज़ें आपने समझ लिए। आपके एग्जामिनेशन में थ्रू आउट एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैटर क्या होता है। ओके, तो इसको आप लाइटली ना लीजिए, ये जो डेफिनेशन है, फिजिक्स के डेफिनेशन उन उसको भी हमें समझना है। और आगे के लिए आपके चैप्टर को मजबूत बनाने के लिए, और आगे आपको
फिज़िक्स के अंदर कोई से भी क्वेश्चंस में यदि आप प्रॉब्लम नहीं आए तो आपको बेस बना के चलना पड़ेगा। ये फिज़िक्स है, यहाँ पे रटने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे समझने से काम चलेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ओके गाइज, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जाइए धीरे धीरे। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एसएससी है, यूपीएससी है, उसके अलावा रेलवेज़ के जितने भी एग्जामिनेशन हैं, वन डे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो जहाँ पे जीएस का पार्ट आता है, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का जहाँ पर भी पार्ट आता है, फिजिक्स के जहाँ पर भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जहाँ तक मैं पढ़ाऊँगा। और मैं सारा कंटेंट जो दूंगा एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट दूंगा, और आपको इतने क्विज करा दूंगा, इतने सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा जिस प्रीवियस ईयर से, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये वाला भी पूछ सकता है। किस टाइप का क्वेश्चन फॉर्मिंग होती है वो आपको समझने में आ जाएगी, और क्वेश्चन फॉर्म में समझने से आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी और एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके गाइज, तो हमने मैटर के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मैटर क्या होता है, द्रव्य होता है हिंदी में, और मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैटर में एक मास होता है, और सराउंडिंग्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब मैटर ही है। अब एनर्जी है, एनर्जी तो हमें कोई दिखती है नहीं, एनर्जी तो एक एनर्जी हम इनविजिबल है, और जो मैटर होता है विजिबल होता है। तो एनर्जी ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, न इसका कोई मास होता है, इसका मास भी नेग्लिजिबल होता है, एक तरह से नेग्लिजिबल इसका मास होता है। ओके गाइज, तो अब हम इस चीज़ के बारे में आगे देखेंगे, और चीज़ों के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कोर्स ओवरव्यू देख लेते हैं। जो हम फिज़िक्स में फिज़िक्स में हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स यांत्रिकी, हिंदी में यांत्रिकी होता है, और यांत्रिकी का मैकेनिक्स का हम पार्ट देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। ओके गाइज, यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक सबसे पहले हम उठाएंगे, इस चैप्टर के बारे में हम देखेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले इट्स अबाउट मी गाइज। नेम लक्ष्मीकांत सैनी एंड क्वालिफिकेशन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। टारगेट स्टूडेंट्स, जो हमारा जो कोर्स होगा, इस कोर्स के अंदर जो हमारा फिजिक्स का पूरा कोर्स होगा, ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जीएस का जो पार्ट पूछा जाता है जनरल साइंस में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिजिक्स को पढ़ने के बाद में। उसी तरह यूपीएससी के अंदर जनरल साइंस का पार्ट आता है, उसी तरह रेलवे एग्ज़ाम्स के अंदर आता है, और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी जनरल साइंस का पार्ट आता है। तो जनरल साइंस का पार्ट जहाँ पर भी आएगा, आपको एक बार ये पूरा कोर्स पढ़ना है। इसमें मैं सारी चीज़ें दूंगा, पूरा कंटेंट दूंगा। उस पूरा कंटेंट को आपको पढ़ने के बाद में कहीं भी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कंटेंट प्रोवाइड हो रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक जगह से सारा कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो मैं ये करूँगा, जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश मैं ये करूँगा कि आपको कहीं दूसरी जगह प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको इसी पे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसी पर ही सारा कंसेप्ट मिल जाएगा, और कंसेप्ट को मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको कभी बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैंने कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ा के आपको एकदम याद करवा दूंगा, जिससे कि रिपीटेशन, और आप भी यदि इस पूरे कोर्स का जो बेनिफिट मिलेगा आपको यही मिलेगा। थोड़ा बहुत घर पे जैसे एक बार इसको पढ़ लिया, एक बार 2 हावर्स के बाद में उसका रिवाइज कर लो, फिर 1 वीक के बाद में उसको रिवाइज कर लो, फिर थोड़े 1 महीने के बाद में एक बार और रिवाइज करो। 3 टाइम्स रिवीजन जो होता है, 3 टाइम्स जो रिवीजन होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, जिससे आप कभी भी उन चीज़ों को अपने माइंड से निकल नहीं पाती है वो चीज़ें, और आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाती है चीज़ें। तो इसके लिए टारगेट स्टूडेंट्स एसएससी वाले, यूपीएससी, और उसी तरह रेलवे एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, और उसके अलावा स्टेट एग्ज़ाम्स के अंदर जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, स्टेट एग्जामिनेशन, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। ओके गाइज, अब हम इसमें आगे देखते हैं। जो हमारे इस कोर्स में यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा यूनिट एंड डायमेंशन होगा। ओके गाइस, क्या होगा? यूनिट एंड डायमेंशन होगा। तो यूनिट एंड डायमेंशंस के अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें होगी, जो हमारा कंटेंट होगा कोर्स का, वो कंटेंट में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यूनिट एंड डायमेंशंस की डेफिनेशन देखेंगे। ओके, सेकंड हम इसमें देखेंगे एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। जो अदिश होती है और जो सदिश होती है उसके बारे में हम डिफरेंस देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या चीज़ें होती है दोनों। उसी तरह आगे हम देखते हैं ऐसा यूनिट और इट्स टाइप।
एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है, एसआई यूनिट। पेरिस के अंदर ये कन्वेंशन हुआ था। तो पेरिस में ये कन्वेंशन हुआ था, इसी जैसे सारी यूनिट्स को, यदि एक कंट्री है, जैसे ब्रिटेन है, वो कंट्री है, अदर कंट्री है, तो हर कंट्री में यदि अलग अलग मेजरमेंट का यदि कोई भी यूनिट होगी, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा है कि जैसे ग्लोबली जितने भी ट्रेड होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर यदि यूनिट नहीं हुई तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि किस में हम मेज़र करके किसको दें, क्या दें, किस चीज़ में मेजरमेंट की जो प्रॉब्लम हमें पेश आउट होगी, इस वजह से मेजरमेंट की जो प्रॉब्लम फेस आउट होगी, इसी वजह से हमने ऐसा यूनिट, ये पेरिस कन्वेंशन के अंदर, पेरिस में सभी आदमी बैठे, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ और उस कन्वेंशन में ऐसा यूनिट्स डिफाइन कर दी कि ये यूनिट्स मास की है, ये यूनिट ये वाली रहेगी, ये यूनिट फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, दो तरह के यूनिट्स बनाए गए वहाँ पे पेरिस में, जिससे कि हमें हमारे जो लाइफ है उस लाइफ में हमें प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडिंग में हमें प्रॉब्लम नहीं है, वन कंट्री से अनदर कंट्री के अंदर ट्रेडिंग में इनमें प्रॉब्लम नहीं है और इजीली ट्रेड हो सके। इस वजह से पेरिस में कन्वेंशन हुआ था और ऐसा यूनिट यहाँ पे डिफाइन हुई थी कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी यूनिट होगी। ओके गाइज, फिर हम देखेंगे इट्स टाइप। ऐसा यूनिट के हम टाइप देखेंगे सबसे पहले कि इसके कितने टाइप होते हैं, कितनी बेस क्वांटिटीज़ होती है, कितने एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ होती हैं, उस चीज़ के बारे में, ऐसा यूनिट के बारे में हम कंप्लीट यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक होगा गाइज वो होगा वेरियस एक्सपोनेंट ऑफ 10। ओके, जैसे आपने देखा होगा एग्जामिनेशन में कभी पूछ लेते हैं 10 टू द पावर 12 क्या होता है, सॉरी, तो आपने देखा होगा एग्जामिनेशन में ऐसे पूछते हैं 10 टू द पावर 12 कितना होता है, 10 टू द पावर 9 कितना होता है, 10 टू द पावर 6 कितना होता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इस जो वेरियस एक्सपोनेंट ऑफ 10 है, इसको मैं कोर्स में इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन का ये टॉपिक है और ये मोस्टली जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बच्चों को ये चीज़ें सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, सारी फिजिक्स पढ़ लेते हैं, बट ये चीज़ें जो जनरल चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आती है, उन चीज़ों को पढ़ के नहीं जाते हैं और उससे उनको मार्क्स में 1-2 मार्क्स भी कितना डिफ़र करता है आपको पता है, एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही डिफ़र करता है। इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आप पढ़ो तो सबसे पहले उसको कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करो कि हाँ, यदि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो मेरे से एक भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन न छूटे और एफिशिएंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ही उठाएं। फालतू का कंटेंट पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितना कंटेंट पढ़ पाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और एग्जामिनेशन आप क्रैक कर पाओगे। ओके गाइज, कोई सा भी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, प्रीलिम्स में भी जीएस का पार्ट आता है, जनरल साइंस का पार्ट आता है, और उसी तरह रेलवेज, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी के अंदर ये स्टेट एग्जाम्स के अंदर जीएस का पार्ट आता है और फिजिक्स के ये क्वेश्चन, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। आप माइंड में रिकॉल करो कि 10 टू द पावर 6 को क्या बोलते हैं, 10 टू द पावर 12 को क्या बोलते हैं, 10 टू द पावर 9 को क्या बोलते हैं, और आगे तो हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। और उसी तरह ही वेरियस एक्सपोनेंट ऑफ 10 के अंदर 10 टू द पावर -1 भी होता है, 10 टू द पावर -2 भी होता है, माइनस में भी चीज़ें आती है। ओके गाइज, उसके बाद में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अदर यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, मास एंड एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, ये भी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछी जाती है। जैसे डिस्टेंस की पारसेक, आपको पता हो तो पारसेक, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, सबसे बड़ी जो यूनिट होती है पारसेक होती है, पारसेक के बारे में पूछ लेते हैं। उसी तरह लाइट ईयर के बारे में पूछ लेते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, इन वन ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सन, ओके, इन 1 ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सन जो होती है वो स्पीड क्या होती है, वो क्या होती है, वो एक लाइट ईयर की डिस्टेंस होती है। जो डिस्टेंस होती है इन 1 ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सनलाइट, इट्स कॉल्ड द लाइट ईयर। ओके गाइज, तो इन चीज़ों का आपको रिलेट करना पड़ेगा। आपको ये क्वेश्चंस दे देगा और उसके बाद में ऑप्शन डाल देगा, यदि लाइट ईयर हो गया, पारसेक हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई और नन, तो ये ऑप्शंस डाल सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। जो मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ना, और उसके अलावा मैं क्विज दूंगा,
प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस के जितने भी क्विज है एसएससी सीजीएल में आई हुई है, एसएससी सीएचएसएल में आई हुई है, सारे क्वेश्चंस और यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं जीएस पार्ट के, और उसी तरह रेलवेज के अंदर जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस पार्ट के, मैं सबसे पहले जो मेरा पढ़ाने का पैटर्न होगा, सबसे पहले वो फिजिक्स का मैं टॉपिक उठा रहा हूँ, जैसे मैकेनिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन उठा रहा हूँ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं एक क्विज सेशन लेके आऊँगा। आप क्विज सेशन से आपसे बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं और क्वेश्चंस कैसे टाइप के पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, वो आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपकी रैंक में बहुत डिफ़र करता है और आपकी रैंक को कहाँ से कहाँ ले जाता है, आपकी सिलेक्शन को या तो होता है या नहीं होता है। एक क्वेश्चन भी बहुत मैटर करता है गाइस। तो जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा उसमें आप एकदम बेफिक्र हो जाना कि हाँ, यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पूरा कंटेंट मिलेगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और पूरे क्वेश्चंस क्विज के अंदर मैं डालूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। नेक्स्ट ओके, तो हम जो अभी पढ़ रहे थे वो डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, जैसे लाइट ईयर पूछ लेते हैं, पार्सेक पूछ लेते हैं, उसी तरह ये तो डिस्टेंस की बात हुई। ऐसे पूछ लेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, 4 डेफिनेशन दे दी, उसमें से आपको टिक करना होगा कि क्या होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू पूछ लेंगे, लाइट ईयर की वैल्यू पूछ लेंगे, उसी तरह पार्सेक की वैल्यू पूछ लेंगे, पार्सेक की वैल्यू पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो एग्जामिनर आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, वैल्यू पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो पार्सेक होती है। और मोस्ट फेवरेबल जो क्वेश्चन है इनका, क्या है क्वेश्चन इनका कि डिस्टेंस की यूनिट कौन सी है, डिस्टेंस की यूनिट कौन सी है, आपको यहाँ पे दे देंगे, मास दे देंगे, केजी दे देंगे, बहुत सारे आपके पास में ऑप्शन दे देंगे, और एक ऑप्शन होगा लाइट ईयर। ये मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनेशंस में, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में मैंने ये ऑब्जर्व करा है, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं आप, जैसे डिस्टेंस हमें पता है कि लाइट ईयर क्या है, 1 ईयर के अंदर ट्रैवल सन की लाइट के द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसे लाइट ईयर कहते हैं। यदि हमें डेफिनेशन पता है तो हमें क्वेश्चन का आंसर पता होगा वहाँ पे। ओके गाइज, तो ये हुई बात डिस्टेंस की। अब डिस्टेंस के बाद में यहाँ पे मास है, मास में 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं, उसी तरह 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, ये मास की यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स हम आगे पढ़ेंगे। उसी तरह एरिया है, एरिया में हम हेक्टेयर पढ़ेंगे, एकड़ पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। उसी तरह वॉल्यूम के अंदर हम देखेंगे कि 1 बैरल में कितना वॉल्यूम, कितने लीटर होते हैं। उसी तरह 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम होता है, सारी चीज़ें उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम जो यूनिट एंड डायमेंशंस के अंदर हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गाइस डायमेंशन। सबसे हार्ड जो टॉपिक बच्चों को लगता है डायमेंशन, लगता है कि सर ये डायमेंशन तो हमें समझने में ही नहीं आती, एग्जामिनेशंस के अंदर कुछ भी पूछ लेते हैं, हम कैसे इसको पढ़ें। मैं इतने बेसिक लेवल से डायमेंशन पढ़ाऊँगा गाइस, इतने बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊँगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी डायमेंशन में। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको डायमेंशन में 1% की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा फॉलो करना, उन्हीं चीज़ों को, अपना ज्ञान साइड में रखना। अभी जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उन चीज़ों को आपको रिकॉल रखना है और उन्हीं चीज़ों को आपको याद करना है, और सीक्वेंस वाइज जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा उन्हीं कॉन्सेप्ट वाइज आपको चलना है, और उसी कॉन्सेप्ट वाइज में डायमेंशंस के एक एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है डायमेंशन, और आपको समझने की ज़रूरत है कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए। डायमेंशन के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर्मूलाज। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है गाइस? फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज तो आपको याद रहने ही चाहिए। फॉर्मूलाज जब तक याद नहीं होंगे जब तक आपको डायमेंशन याद हो जाएगी, और डायमेंशन आप निकाल लोगे ये आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको डायमेंशन, यदि जब मैं पढ़ाऊँगा डायमेंशन पढ़ाऊँगा तब आपको क्या करना है, सबसे पहले डायमेंशन जब पढ़ाऊँगा तब आपको जितने भी फॉर्मूलाज है, जैसे स्पीड है, एक्सेलरेशन है, जैसे वर्क है, फोर्स है, सरफेस टेंशन है, सबके आपको फॉर्मूलाज, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2 अपॉन r1 r स्क्वायर। ओके, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, इनके फॉर्मूला जी को निकालना कैसे निकाल सकते हैं इससे जी हम, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तो आपसे काम होगा, नहीं तो आगे डायमेंशन तो आप हिला भी नहीं सकते क्वेश्चंस को। हाँ, रट लो, कितना रट लोगे आप चीज़ों को, विदाउट कॉन्सेप्ट आप
रट लोगे, आपको रट के याद रखना पड़ेगा, और उतना मैं तो नहीं कर सकता। और यदि आप में रटने की है पावर है तो आप रटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहाँ पे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ओके गाइज, तो मैं तो कंसेप्ट पे बात करूँगा। मेरे को एक दो याद है कि जो जनरली LT-1 स्पीड का होता है, एक्सलेशन होता है, LT-2 होता है। जो अब जो बड़ी बड़ी जितनी भी डायमेंशंस आएगी उनसे जो फॉर्मेशन जो आता है वो मेरे को याद नहीं है। क्यों याद करूँ मैं, जब मेरे को कंसेप्ट पता है, मैं फटाफट फार्मूला लगा के मैं निकाल लूँगा, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो डायमेंशंस को सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको फॉर्मूलाज याद रहना ज़रूरी है। तो फॉर्मूलाज आपको पढ़ना होगा और फॉर्मूलेस को रटना होगा आपको। जब तक फॉर्मूलाज को नहीं रटोगे, जब तक आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। ओके गाइज, तो आपको हिंदी में समझ में तो आ रहा ना, इंग्लिश के अंदर चीज़ें सारी है, बट मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ सारी चीज़ों की। जैसे डिस्टेंस की दूरी होती है, मास द्रव्यमान होता है, एरिया क्षेत्रफल होता है, वॉल्यूम आयतन होता है। ओके, डायमेंशन डायमेंशन का कुछ होता होगा, डायमेंशन का कुछ होता होगा, आप देख लीजिएगा। तो मैक्सिमम में चीज़ें आपको हिंदी में, इंग्लिश तो है ही इसमें, हिंदी में भी आपको बताता रहूँगा, जिससे कि हिंदी मीडियम वालों को आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप बस ट्रस्ट रखिए कि हाँ, जो मैं पढ़ाऊँगा मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, और आप एक वीडियो से आप समझ जाओगे कि मैं जो कंटेंट देने जा रहा हूँ, मैं आपको इतना प्रिसाइज कंटेंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट में आपको देने जा रहा हूँ, और आपको कहीं भी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके गाइज, फिर उसके बाद में हम जो यूनिट एंड डायमेंशंस में हम देखेंगे, वो क्विज़ देखेंगे, क्विज़ ऑन द यूनिट एंड डायमेंशन। सारे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स, मेरा फोकस यही रहेगा कि पूरे चैप्टर को पढ़ाने के बाद में मैं क्विज़ में इतने सारे क्वेश्चंस दे दूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स रिपीटेड क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे दूँ, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँ उसमें तो जनरली आपको एक भी मार्क्स नहीं कटे, यदि वो आएगा तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टिक करोगे। ओके गाइज, और आपको रिपीट करना है 2-3 बार, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया। एक इसको पढ़ने के 3 to 4 आवर्स बाद, फिर 1 डे बाद, फिर 1 मंथ के बाद में, 1 वीक के बाद में, और हो सके तो 1 मंथ के बाद में एक बार वो रिवीजन, 3 से 4 बार एक बार रिवीजन कर लोगे आप, तो चीज़ों को आप भूल नहीं पाओगे। और कभी भी आप एक बार रिवीजन करोगे तो आपको चीज़ें रिकॉल रहेगी, और एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके गाइज, तो होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले हम यूनिट एंड डायमेंशंस के अंदर अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द यूनिट एंड क्वांटिटी, और सेकंड डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, आप उसका जवाब दीजिए। फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, सोचिए आप फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। उसके बाद में हम नेक्स्ट थोड़े टाइम के बाद में इसका आंसर देंगे। इस चीज़ को सोचिए कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, कौन जाना जाता है फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में। भौतिकी के पिता, भौतिकी के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं, कौन से साइंटिस्ट को हम फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। तो हम इसमें देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन हम व्हाट इज़ द यूनिट एंड क्वांटिटी, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे। ओके गाइज, स्केलर अदिश और वेक्टर सदिश, इन दोनों के बारे में डिफरेंस देखेंगे एक चार्ट के द्वारा, जिससे कि आपको एक क्लियरिटी आ जाए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अदिश और सदिश, वेक्टर मतलब सदिश और स्केलर मतलब अदिश। ओके गाइज, हम आगे देखते हैं, डेफिनेशन के बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले क्वांटिटी की डेफिनेशन देखते हैं। क्वांटिटी हिंदी में क्या होती है, डेफिनेशन मतलब परिभाषा। ओके गाइज, और क्वांटिटी मतलब राशि। क्वांटिटी राशि होती है, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि होती है। मैं आपको लिख देता हूँ, जो आपको क्लियरिटी आएगी हिंदी मीडियम वालों को। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि होती है, यूनिट जो होती है वो इकाई होती है। यूनिट क्या होती है, इकाई होती है। ओके, क्वांटिटी को राशि बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को भौतिक राशि बोलते हैं, और यूनिट को इकाई बोलते हैं, और डेफिनेशन को परिभाषा बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और चीज़ें आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि इसका हिंदी क्या होगा। मैं आपको आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन कर दूंगा। ओके गाइज, तो अब हम देखते हैं क्वांटिटी क्या होती है, राशि क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज एन अमाउंट एंड मेजर एंड नंबर। ओके, कोई भी हम डिफाइन करते हैं, कोई भी अमाउंट को हम डिफाइन करते हैं, कोई भी अमाउंट या किसी नंबर के रूप में, किसी भी मेजरमेंट को किसी नंबर के रूप में यदि हम डिफाइन करते हैं, उसे हम क्वांटिटी बोलते हैं। अब उसके एग्जाम्पल है, जैसे अब एग्जाम्पल से डेफिनेशन को समझ पाएंगे। जैसे एज है, पॉपुलेशन है, टेम्परेचर है, तो एज
किसी की भी एज होती है तो हम क्या लिखते हैं 14 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर। तो यहाँ पे जो 14, 20, 50 है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है ना, नंबर, अमाउंट एंड मेजर। तो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, तो ये नंबर है, तो यहाँ पे एज क्या हुई, एज ए क्वांटिटी हुई। कोई सी भी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम क्वांटिटी में ही मेजर करते हैं। तो कौन सी राशि है वो क्वांटिटी में ही वो मेजर होती है। 14 ईयर, 20 ईयर, यहाँ पे 14, 20 सब क्वांटिटी हुई। तो यहाँ पे एज का डेफिनेशन, एज का हमने एग्जांपल देख लिया। उसी तरह पॉपुलेशन, किसी की पॉपुलेशन क्या होती है, 1 लाख होती है, किसी सिटी की 1 लाख है, किसी की 20 लाख है, किसी की 1 करोड़ है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे 1 लाख क्या है, 2 लाख क्या है, यहाँ पे 1 करोड़ क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे नंबर है, और नंबर है वो क्वांटिटी के अंदर आती है। पॉपुलेशन भी क्वांटिटी में आ गया। उसी तरह टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर को यहाँ पे 30, 40 और 50 एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, एक नंबर वैल्यू आ गई, तो एक क्वांटिटी के रूप में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, क्वांटिटी के बारे में आपको समझ में आया होगा कि क्वांटिटी क्या होती है। ओके, अब क्वांटिटी देखने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं सेकंड डेफिनेशन पे, यूनिट पे। अब हम यूनिट के बारे में देखते हैं, यूनिट क्या होती है। तो यूनिट इज ए मेजरमेंट ऑफ द सेम काइंड ऑफ द क्वांटिटी। ओके गाइज, जैसे हम क्वांटिटी कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे 10 लिख दिया हमने, 20 लिख दिया, 30 लिख दिया, तो हम इसमें कोई डिफरेंस कर पाएंगे कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में हम बोल रहे हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बोल रहे हैं। विदाउट यूनिट हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। 10, 20 न्यूमेरिकल वैल्यू से तो हम सिर्फ एक वैल्यू का पता कर रहे हैं कि हाँ 10 से बड़ी 20 है, 20 से बड़ी 30 है, बट क्या चीज़ है, कौन सी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कौन से मैटर की बात कर रहे हैं। तो जैसे ये मास के बारे में बात कर रहे हैं, ये वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, ये टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड भी लगाइए। आप क्या कहोगे, सर डिग्री सेंटीग्रेड लगाओ यदि ये टेम्परेचर है तो। ओके, यहाँ यदि आप फोर्स की बात करो तो सर यहाँ पे 20 न्यूटन लगाओ। ओके, मुझे पता नहीं था, 20 न्यूटन लगाओ। यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है। तो जब ये ओनली वैल्यू आई और हमें पता है, तो ये तो एक क्वांटिटी हुई, एक नंबर के रूप में किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक क्वांटिटी के बारे में, क्वांटिटी की डेफिनेशन हुई और एक क्वांटिटी हुई फिजिक्स के अंदर, इसे सब क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, अब इस चीज़ को समझने के लिए कि सर यहाँ पे तो हम टेम्परेचर मेजर कर रहे थे थर्ड में, तो डिग्री सेंटीग्रेड लगाओ। ओके, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह सर 20 तो हमारा फोर्स था, फोर्स की न्यूटन यूनिट लगाओ सर, यहाँ पे फोर्स मेजर कर रहे थे हम तो। ओके, उसी तरह सर ये तो हम 10 तो मास मेजर कर रहे थे, तो यहाँ पे केजी लगाओ सर। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10, 20 और जो 30 है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, और जो केजी और न्यूटन और डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे एक यूनिट है। तो सबसे पहले जैसे साइंस बैकग्राउंड वाले को तो चीज़ें पता रहती है कि कौन सी चीज़ यूनिट है, कौन सी चीज़ यूनिट है और कौन सी चीज़ न्यूमेरिकल वैल्यू है। बट जो आर्ट्स वाले बच्चे होंगे उनको, उनके भी एग्जामिनेशंस में चीज़ें आती हैं। मैं आपको इतना डिफाइन करके चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करके चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। साइंस बैकग्राउंड वाले को लगेगा कि सर ये सब चीज़ें तो मुझे आती है, आप क्यों बता रहे हो। तो गाइज यहाँ पे सभी तरह के बच्चे हैं, यहाँ पे आर्ट्स वाले बच्चे भी हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी हैं, सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का एग्जामिनेशंस देते हैं। तो आपको ये चीज़ों के बारे में क्लियरिटी तभी आएगी जब आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। जब तक पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा आप बोलोगे कि सर आप चीज़ों को ऊपर ऊपर से उड़ा रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही चीज़ें। तो मैं एकदम बेसिक लेवल से चलूँगा और आपको एक एक चीज़ आपको क्लियरिटी से समझने में आएगी। तो समझ पा रहे हो आप, 10 केजी, 20 न्यूटन और 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केजी, न्यूटन, सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे क्या होगा अपना, ये यूनिट होगा, और उसके अलावा जो 10, 20, जो 30 होगा ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो वही चीज़ हमने लिखी हुई है, यूनिट इज ए मेजरमेंट ऑफ द सेम काइंड ऑफ द क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल 10 केजी, 20 न्यूटन और डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हियर 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, 10 यहाँ पे क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और केजी जो यहाँ पे है, किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वो तो यूनिट से ही हमें पता पड़ेगी। और यूनिट का हिंदी में क्या होता है, इकाई। ओके, इकाई। फिजिकल क्वांटिटी को हम भौतिक राशियाँ बोलते हैं और क्वांटिटी को हम राशि बोलते हैं। ओके गाइज, कोई भी हिंदी में आपको प्रॉब्लम आ जाए कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि सर इसका क्या हिंदी होता है, या तो बच्चे आपको रिप्लाई कर देंगे, नहीं हो पाएगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट के अंदर। तो आप इन चीज़ों को देखते रहना। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि यूनिट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। विदाउट यूनिट हम बता नहीं पाएंगे कि कौन सी
जो हम ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहे हैं, नंबर के रूप में मेजरमेंट कर रहे हैं, वो मास का है या टेम्परेचर की मेजर कर रहे हैं, या हम फोर्स मेजर कर रहे हैं, या हम फोर्स समझ रहे हो आप, बल बल होता है हिंदी में, फोर्स मेजर कर रहे हैं, या प्रेशर दाब हम मेजर कर रहे हैं, कौन सी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं वो चीज़ आपको पता नहीं पड़ेगी। तो अब हम आगे देखते हैं, थर्ड डेफिनेशन पे चलते हैं गाइज। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ। अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, फिजिक्स में पढ़ेंगे मैटर, और फिजिक्स की डेफिनेशन क्या थी, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी, वो हम फिजिक्स बोलते हैं। और चलो गाइज, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, फादर ऑफ फिजिक्स क्या होता, फादर ऑफ फिजिक्स किन्हें कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं गाइज, आपने सोच तो लिया होगा मन में कौन सा आंसर होगा, न्यूटन को। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, जो साइंटिस्ट थे हमारे, उनको हम फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। ओके गाइज, अब हम सेकंड क्वेश्चन में आपको देता हूँ, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जो आपको बीच बीच में मैं बताया करूँगा। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं, आपका इसका मन में आपको याद रखना है कि कौन सा आपका इसका आंसर होगा। तो अब हम देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है सबसे पहले, तो गाइस फिजिकल क्वांटिटी होती है द क्वांटिटी विच फॉलोज द लॉ ऑफ फिजिक्स। जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी विच फॉलोज द लॉ ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के लॉज को जो फॉलो करेगी वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी कहलाएगी। ओके, अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, टू टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी होती है, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट है स्केलर, सेकंड है यहाँ पे वेक्टर। फर्स्ट है स्केलर, सेकंड है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। ओके गाइस, तो ये फिजिकल क्वांटिटी में हमारी हुई। अब स्केलर और वेक्टर क्या होती है, इसका डिफाइन हम आगे देखते हैं डेफिनेशंस के अंदर। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको क्वांटिटी समझ में आई, कोई नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो क्वांटिटी है। यूनिट के बारे में समझ में आई कि यदि यूनिट नहीं होती तो हमें चीज़ों का पता नहीं पड़ता कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम मास के बारे में बात कर रहे हैं, हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। जब तक यूनिट नहीं है किसी नंबर के आगे, जब तक हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो कौन सी मैटर की हम बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिक्स के लॉज को जो फॉलो करती है उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है, अदिश, स्केलर क्या होता है गाइस, अदिश, और वेक्टर क्या होता है, सदिश। हिंदी में आपको बता देता हूँ, चीज़ों की क्लियरिटी आपको रहेगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फिजिकल क्वांटिटी, जो अभी हम पढ़ रहे थे फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है, जो लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करती है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। टू टाइप्स की होती है फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर। जो स्केलर होती है उसे हम अदिश बोलते हैं, अदिश, क्या बोलते हैं गाइस, अदिश। और जो वेक्टर होती है उसे हम सदिश बोलते हैं हिंदी में, सदिश। तो स्केलर जो क्वांटिटी होती है ओनली मैग्नीट्यूड ये रखती है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, ओनली मैग्नीट्यूड रखती है, परिमाण। ओके, तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश क्वांटिटी होती है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली उसके पास में परिमाण होता है, मतलब उसमें डायरेक्शन का नाम नहीं लिया हमने, तो डायरेक्शन नहीं होती है अदिश राशि में। और आपने शब्द से, आपने ये जो वर्ड है उससे आपको समझने में आया होगा, दिस, जिसमें दिशा नहीं है, एदिश। ओके, हिंदी में हम देखते हैं ना जनरली, जो अपोजिट क्या होता है इसका, एदिश, जिसमें दिशा नहीं है। सदिश, साथ, स मतलब साथ, साथ में जिसकी दिशा है वो सदिश है। ओके, तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ये दिख रहा होगा, या मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है गाइज, तो सबसे पहले जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ओ सॉरी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसे सबसे पहले हम सदिश बोलते हैं। और ये मैग्नीट्यूड भी होता है इसमें, और डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है वेक्टर क्वांटिटी में। जबकि स्केलर क्वांटिटी, जो अदिश क्वांटिटी होती है, अदिश राशि जो होती है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली परिमाण होता है। यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं होती, तो यहाँ पे डायरेक्शन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके गाइज,
तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको होप समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम देखते हैं। डिफरेंस देखते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटी और इधर वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है, सबसे पहले ये अदिश स्केलर क्वांटिटी अदिश और ये हुई वेक्टर क्वांटिटी सदिश। साथ में दिशा जिसके साथ में है, मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी प्रेजेंट होगी। ओके, ये डेफिनेशन समझ में आए होगी। अब हम एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल देखते हैं। डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वर्क है, एरिया है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, पावर है, रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके गाइज। और सदिश के वेक्टर क्वांटिटी के यदि हम एग्जांपल के बारे में देखें तो इसके एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, वेट है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, टोर है। ओके गाइस, तो सबसे पहले इन एग्जांपल्स, ये एग्जांपल आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनेशन में, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, ऐसा पूछ लेंगे आपसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। या आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे वेक्टर क्वांटिटी इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी है। तो तीन तो आपको डिस्टेंस दे देंगे, स्पीड दे देंगे, मास दे देंगे और एक क्वांटिटी जैसे वेट दे दिया। तो वेट आपको पहचानना होगा कि वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये तो बात हुई रटने वाली कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, इनके एग्जांपल्स को हम पढ़ लेंगे तो सर हमें याद हो जाएगा। ओके, अब मैं एक ट्रिक के बारे में, एक चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज ही आपको समझाता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स मैं आपको क्लियर करता हूँ, जैसे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हमने जो वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ी, इसमें क्या होती है, डायरेक्शन, दिशा। डायरेक्शन मतलब दिशा भी होती है इसमें, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। यदि इसमें डायरेक्शन होती है गाइस, तो डिस्प्लेसमेंट है। हमने डिस्प्लेसमेंट 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर यदि क्वांटिटी है तो यहाँ पर भी तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करने वाले ही एग्जांपल होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जामिनेशन में कि डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ये खुद वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी में ही तो आएगी। तो उसी तरह जैसे वेलोसिटी है, स्पीड होती है एक। देखो डिस्टेंस जो होता है, आपको इन चीज़ों के बारे में क्लियर तो होगा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जैसे यहाँ से ट्रेवल करा, यहाँ गए, हम यहाँ गए और वापस से इसी पॉइंट पे आ गए। तो डिस्टेंस तो क्या होगा, जितना ट्रेवल पाथ, हम इस पाथ में जितना ट्रेवल करें वो पूरी जो टोटल जो हमने जो पार्ट को ट्रेवल करा है वो डिस्टेंस पूरी हमें इंक्लूड हो जाएगी। ओके, पूरा का पूरा हमें इंक्लूड हो जाएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो हमारी डिस्टेंस होती है। अब इनिशियल भी यहीं से स्टार्ट हुआ था और वो कहीं भी घूम के आया हो, उससे मतलब नहीं है। फाइनल पॉइंट का है, यहीं पर है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ पे उसका जो पाथ ट्रेवल शॉर्टेस्ट पाथ कितना हुआ, यहाँ पे 0। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करा नहीं करा। यदि ये डायरेक्शन यहाँ से टूट के यहाँ से इधर इधर चली जाती तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो आता। ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने से जो डिस्टेंस आती है ये हमें डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो ये कुछ ना कुछ आता, बट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस है। ओके गाइस, तो मैं चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ कि आपको एग्जामिनेशंस के अंदर आपको, और अभी भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जांपल्स को समझने की ज़रूरत है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। एग्जांपल्स आपको अपने आप समझ में आएगा। जैसे स्पीड है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को देखते हैं। वेलोसिटी नेगेटिव भी होती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है, डिपेंड करती है वेलोसिटी डायरेक्शन पे। यदि डायरेक्शन उल्टी हुई तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अपोजिट यदि डायरेक्शन में यदि मूव कर रही है गाड़ी, जैसे कोई बाइक है, बाइक चल रही है और उसके बाद में वो वापस से ब्रेक लग रहा है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव वेलोसिटी और यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। यदि नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी तो यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है ना। यस, तो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह अब हम मास और वेट के बारे में देखते हैं गाइज। जो मास होता है गाइज, मास स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि जो वेट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। वेट कैसे, वेट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। एम तो डिपेंड करता नहीं है डायरेक्शन पे,
जो एम जी है, यहाँ पे जो वेट के अंदर क्या आ रहा है, जी आ रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी, कांस्टेंट अलग होता है, कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओ ओके गाइज, हमने क्वेश्चन देखा था, मेरे को याद आई क्वेश्चन के बारे में। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है? आइंस्टीन। ओके, साइंटिस्ट हमारे जो आइंस्टीन है वो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का बोलते हैं, किनको? आइंस्टीन को बोलते हैं। ओके गाइज, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन है, आइंस्टीन सर को किसके बारे में, किसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज से 1921 में उनको सम्मानित किया गया था? 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में कौन से ऐसा काम किया था उन्होंने, कौन सा एक्सप्लेनेशन दिया था उन्होंने जिससे कि उनको नोबेल प्राइज मिला था? तो गाइज इसको भी आपको बताना है कि आइंस्टीन सर को नोबेल प्राइज किस चीज़ के एक्सप्लेनेशन के बारे में या किसकी उन्होंने डिस्कवरी करी थी उसकी वजह से आप उनको मिला था। और इसमें सभी गाइज, सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होंगे इसमें, इस क्वेश्चंस के अंदर। देखिए आप इसका आंसर बताना आप, अभी मैं बाद में बताता हूँ इसको थोड़े टाइम के बाद में। तो सबसे पहले अभी हम देख रहे थे मास और वेट के बारे में। देखो गाइस, जो वेट होता है, वेट का जो फॉर्मूला होता है W=mg होता है, और g होता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। जो g होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। यस, यदि नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगी तो पॉजिटिव g होता है, और ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी तो उसकी -g होता है। और उसके अलावा अर्थ का g अलग होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जो मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g/6 होता है। अपने जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका g/6 होता है, 1/6 टाइम्स होता है। ओके गाइज, तो g डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, प्लेस पर डिपेंड कर रहा है, सब पर डिपेंड कर रहा है g। तो यदि g डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो यदि यदि हम देख रहे हैं तो मास में तो कोई डिफर नहीं करता, मास तो एकदम स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं होता है। बट जी है वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो जो वेट होगा वेट भी हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके गाइस, तो दोनों में समझ पा रहे हो? क्लियरिटी समझ में आ रही है आपको? मास के बारे में और वेट के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा कि मास स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर आपको जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है आपको एक्सप्लेनेशन में मैंने समझा दिया। अब जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपको पता होगा, रिटार्डेशन, यदि नेगेटिव वैल्यू होती है तो रिटार्डेशन होता है। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, मंदन कहते हैं रिटार्डेशन का, हिंदी में मंदन होता है, मेरे को याद आया। एक्सेलरेशन को हम मंदन बोलते हैं, रिटार्डेशन को हम मंदन बोलते हैं जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ओके गाइज, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। यदि डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो एक्सेलरेशन। उसी तरह जो फोर्स है, फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये भी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मोमेंटम है m/v, वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ओके गाइज, उसी तरह जो टोर है, टोर भी डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस जो होता है फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग ये भी किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, जबकि डिस्टेंस है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड नहीं करता, मास नहीं करता। डेंसिटी को डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा? नहीं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ना तो मास डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ना वॉल्यूम डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। टेम्परेचर डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब जैसे टेम्परेचर के बारे में हम देखते हैं, एक रूम के अंदर अपन है, रूम में एक कॉर्नर पे हम देख रहे हैं टेम्परेचर उतना ही टेम्परेचर आ रहा है, और यदि दूसरे अनदर हम यदि कॉर्नर पे जा रहे हैं तो उसमें वहाँ पर भी हमारा टेम्परेचर तो सही में आ रहा है। तो यदि डायरेक्शन पे डिपेंड करता तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर यदि हम शिफ्ट हो रहे हैं तो टेम्परेचर में डिफरेंस आना चाहिए था, बट टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब टेम्परेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके गाइज, प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे एक जगह हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी जगह प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता और वो सेम ही आता है। उसी तरह जो वर्क होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। उसी तरह एरिया है, स्केलर क्वांटिटी हुई, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, पावर स्केलर क्वांटिटी, रेजिस्टेंस। ये दो एग्जांपल्स आप याद रखना है, ये दोनों थोड़े से अटपटे हैं, ये कन्फ्यूजिंग वाले हैं। एग्जामिनेशन में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है इन दोनों एग्जांपल्स में।
रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। ओके गाइज, इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं और आप वहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो कि इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो कि इनमें क्या है, इनको तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ओके गाइज, अब हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइज, कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओके गाइज, हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, मेरे को क्वेश्चन याद आया। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स तो हमने देख लिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, मैंने कोई तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ 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 हाँ, मैंने तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन सर को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? तो आपने देख तो लिया होगा इस चीज़ को, आपने याद करा होगा कि कौन सी चीज़ के बारे में कोई क्या सोच रहा होगा, कोई हम अपने मन में क्या सोच रहा होगा। तो गाइस, जो मेन होता है, तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। इनको किसके लिए मिला था नोबेल प्राइज़? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1921 में। और सभी ने आंसर क्या लगाया होगा, मेरे को पता है सभी ने क्या आंसर लगाया होगा। और जनरली जब मैं नहीं पढ़ा था तब मेरे को भी ये चीज़ याद थी कि इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था, वो नोबेल प्राइज़ तो E=mc² जो इनकी इक्वेशन है। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिविटी के सिद्धांत में इनको नोबेल प्राइज़ मिला होगा, बट इनको नहीं मिला था उस समय इसके बारे में, इसके लिए नहीं मिला था इनको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा था, इस वजह से 1921 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ना कि इनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। इनको सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत के बारे में E=mc² जो इक्वेशन है उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम आगे देखते हैं, E=mc² जो इनकी थी सबसे पहले क्या हुआ, आइंस्टीन सर ने ये चीज़ बताई कि जो मास होता है, एक पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है 100 kg का है, 20 kg का है, उसको यदि सी लाइट ईयर, सी क्या है यहाँ पे, लाइट की स्पीड है, लाइट ईयर नहीं है, लाइट स्पीड है। ओके, जो लाइट स्पीड की वैल्यू कितनी होती है? सी की वैल्यू 3 × 10⁸। चलो एक और क्वेश्चन है, 3 × 10⁸ जो लाइट की स्पीड है उसको किसने दिया था, किसने डिस्कवर करा था? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, स्पीड ऑफ लाइट को किसने डिफाइन करा था, ये क्वेश्चन है। और अब हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, E= जो mc² है वो क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है, यदि वो ऑब्जेक्ट यदि सी वेलोसिटी से यदि उसको हम ट्रेवल करा रहे हैं, सी वेलोसिटी उसको दे दी, प्रकाश की जो स्पीड होती है, लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, यदि उससे उसको मोशन करवा दिया जाए तो जो हमें मिलेगी, लाइट की स्पीड से यदि उसको मोशन करवा दिया जाए, जो हमें एनर्जी मिलेगी वो मास इंटू c² से मल्टीप्लिकेशन से जो हमें गेट होता है वही हमें एनर्जी उस ऑब्जेक्ट से मिलेगी। तो यहाँ पे उन्होंने द्रव्य, मास और एनर्जी के रिलेशंस को इन्होंने सत्यापित किया। वहाँ पे इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि एनर्जी और जो मैटर और एनर्जी के बारे में इन्होंने चीज़ों को बताया। तो ये चीज़ किसी को पता नहीं थी उस समय, इन्होंने ये चीज़ बताई E=mc²। इसने उसको ध्यान नहीं दिया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई भी द्रव्यमान को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई सा भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी का माइंड में ये चीज़ें थी ही नहीं। कोई साइंटिस्ट था, हाँ इन्होंने इक्वेशन दे दी वगैरह, इन्होंने जो सोचा, इनकी जो रिसर्च थी, पेपर पे जो रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये तो दे तो दिया। उस समय उन्होंने टेस्ट तो करा नहीं था E=mc² के बारे में, बट उस समय ज़्यादा जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, अरे यार क्या बेवकूफ़ आदमी है यार, ये क्या मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, फिर तो हर मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इन्होंने जो इक्वेशन दी थी उस पर किसी ने विश्वास नहीं करा था, इस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ इसकी वजह से नहीं मिला था। ओके गाइज, इस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ इसकी वजह से नहीं मिला था।
हाँ, एक और क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने पूछा आपसे, सी इक्वल्स टू सी, लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो किसने दी थी सबसे पहले तो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है अपना। सेकंड क्वेश्चन अपना है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन ये है, लाइट की स्पीड क्या होती है। सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बाद में पूछूंगा। तो लास्ट हमारा जो इसमें टॉपिक होगा, वो लास्ट टॉपिक अपना है कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। ओके गाइज, कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। हम वेक्टर क्वांटिटी के कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो इसकी वेक्टर क्वांटिटी की हम जो कैलकुलेशन होती है, ए इक्वल टू जैसे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है। तो इसकी जैसे कोई भी ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं ए। तो ये क्या होता है, जितने भी ये डायरेक्शन में दिए हुए हैं, आई कैप में जो कंपोनेंट है ए, उसी तरह जे कैप के अंदर जो कंपोनेंट है बी, उसी तरह सी कैप में जो डायरेक्शन है सी कैप की, जेड एक्सिस की, ये एक्स एक्सिस की, ये वाई एक्सिस की, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो इसका जो कंपोनेंट होगा सी है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालने का जो हमारा पैटर्न होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इनको ऐड करने के बाद में उसका रूट निकाल लेंगे। तो वही हमारा कैलकुलेशन मैग्नीट्यूड का, हमने किसी भी चीज़ का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। अब इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको आस्किंग क्वेश्चन है। तो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया 3 i k प्लस 4 j k, इसका मैग्नीट्यूड बताइए। मैग्नीट्यूड हिंदी में परिमाण बताइए इसका। तो हमें क्या करना है, इसका जो कंपोनेंट है, सबसे पहले कंपोनेंट क्या है इसका, 3 है, इसका 4 है। तो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने से 25 आता है, और इसका रूट यदि हम निकालते हैं तो कितना आता है, 5 वैल्यू आती है। तो 3 i k प्लस 4 j k का यदि मैग्नीट्यूड आपको पूछते हैं, तो आपको टिक क्या करना, आंसर 5 पे आपको आंसर पे टिक करना होगा। ओके गाइज, 5 पे आप आंसर को टिक करोगे तो आपका ये आंसर सही होगा गाइज। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ द किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। जैसे जैसे आपका एग्जांपल है आई कैप प्लस 2 j कैप। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, कंपोनेंट आई कैप का 1 है, और यहाँ पे 2 है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 1 सभी जगह बैठा रहता है। ओके गाइज, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। ओके, और जहाँ कुछ ही नहीं होता वहाँ पे 0 होता है। जैसे यहाँ पे मैं आई कैप को हटा देता, सिर्फ 2j होता, तो यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट क्या होता, 0 होता। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 होता है, और सिर्फ जहाँ पे सिर्फ आई कैप है, सिर्फ जैसे आई कैप है, सिर्फ जे कैप है, जहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा वहाँ पर 1 होता है। ओके गाइज, तो इसका हम यदि मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इसका हम देखते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो रूट 5 हो गया। ओके गाइज, रूट 5 हो गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में, इसकी जो हम यदि किसी ने पूछ ली कि सर इसका मैग्नीट्यूड बताइए, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, इसको इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अपने पास में, रूट 5 होगा। ओके गाइज, रूट 5 इसका मैग्नीट्यूड होगा, और इसको हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कोई सा भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लेके उसका रूट कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ एक्स एक्सिस का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड एक्सिस के कंपोनेंट का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला ऐसे भी देख सकते हैं हम। फॉर्मूला कैसे देखेंगे इसका, देखेंगे एक्स एक्सिस कंपोनेंट, ओके, स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड एक्सिस का कंपोनेंट का स्क्वायर। तो होप ये आपको क्वेश्चन समझने में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन हम इससे कर सकते हैं, और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके गाइज, तो अभी हम क्वेश्चन देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट देख रहे थे। स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या स्पीड ऑफ लाइट को हम किस में डिफाइन कर सकते हैं, बताइए। स्पीड ऑफ लाइट की जो डिस्कवरी हुई थी वो किसने करी थी। स्पीड ऑफ लाइट ये थी ना वैल्यू, सी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसको भी आपको याद रखना है गाइस, याद रख लोगे। C इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ यहाँ पे 8 है, 3 इंटू 10⁸ यहाँ पे जो प्रकाश की जो स्पीड होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ जो लाइट होती है, उसकी वैल्यू होती है। और ये वैल्यू किसने डिफाइन करी थी, आपने याद तो कर लिया होगा, आपने मन में सोच लिया होगा कि किस साइंटिस्ट ने स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डिस्कवर करी थी। वो करी थी गाइस रोमर ने। किसने करी थी, रोमर ने। हाँ, एक चीज़ और छूट गई, ये तो रोमर हो गया, एक चीज़ हमारी छूट गई। 1921 में अभी हमने देखा कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन का क्या मिला था, अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के बारे में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके सॉरी, नोबेल प्राइज़ मिला था। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने खोजा था? इनिशियली सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने डिस्कवर करा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने डिस्कवर करा था, सोचिए। तो इसका आंसर होगा हर्ट्ज। हर्ट्ज, आपको पता ना, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, और उन्होंने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर करा था, हर्ट्ज साइंटिस्ट ने। तो इसको भी आपको याद रखना है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। जो एग्जामिनेशन में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो आपको मैं लेसन्स के थ्रू आउट जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा, उनको आपको याद रखना है गाइज। आप जब तक याद उनको रखोगे, मैं आपको हर लेसन्स के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा, जिससे कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ, चीज़ों को याद कर पाओ, चीज़ों को कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाओ कि चीज़ें कहाँ से, साइंटिस्ट ने क्या करा था, इन्होंने क्या करा था। और यही क्वेश्चन से मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जो जो हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी होता है, क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी खोज किसने करी थी? सोचिए, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है जी होता है, उसकी खोज किसने करी थी, उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो गाइज इसकी डिस्कवरी करी थी हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने। और आपको ये चीज़, बहुतों को तो ये पहली बार क्वेश्चन पता होगा, और बहुतों को पहले से पता होगा कि हेनरी कैवेंडिश ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डिस्कवरी करी थी। ओके गाइज, और हिंदी में आपको कोई चीज़ समझने में नहीं आई, किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, किसी का भी हिंदी में सही है, तो गाइज कमेंट के अंदर आप उसको लिख देना, मैं आपको बता दूंगा, या तो स्टूडेंट्स आपको रिप्लाई कर देंगे या मैं आपको बता दूंगा गाइज। तो हेनरी कैवेंडिश ने, और अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, हेनरी कैवेंडिश ने और किसकी खोज करी थी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो है ही, सबसे मोस्ट पॉपुलर जो साइंटिस्ट जो हेनरी कैवेंडिश है, उन्होंने किसी एलिमेंट की खोज करी थी, उसके लिए ये फेमस है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में तो कोई जानता नहीं है हेनरी कैवेंडिश के बारे में, कि हेनरी कैवेंडिश ने जी की खोज करी थी। जी की खोज के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। इन्होंने किस एक और चीज़ की खोज करी थी, वो एक कोई एलिमेंट है, सोचिए गाइस। तो हेनरी कैवेंडिश ने किसकी खोज करी थी? हाइड्रोजन एलिमेंट की खोज करी थी, डिस्कवरी करी थी। तो मोस्टली हेनरी कैवेंडिश को हम हाइड्रोजन की डिस्कवरी के बारे में जानते हैं, मोस्ट प्रोबेबली। ओके, इसको हम ऐसे नहीं जानते। इसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डिस्कवरी भी हेनरी कैवेंडिश ने करी थी, और हाइड्रोजन की डिस्कवरी भी हेनरी कैवेंडिश ने करी थी। ये एग्जामिनेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसने किसकी डिस्कवरी करी थी। और जो नोबेल प्राइज़ का जो ईयर मैंने बताया 1921, इसको आपको याद रखना है। ये आपको जनरली पूछ सकते हैं, ईयर भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, कि नोबेल प्राइज़ आइंस्टीन साहब को कब मिला था, आइंस्टीन सर को कब मिला था, कभी भी पूछ सकते हैं आपको एग्जामिनेशंस के अंदर। तो ये आपको चीज़ें समझने में आई। अब हम आइंस्टीन के बारे में आइंस्टीन के बारे में, आइंस्टीन सर के बारे में हम देख रहे थे कि इनकी जो इक्वेशन थी E=mc², सी की वैल्यू यहाँ पे रोमन ने दी थी, और इसकी वैल्यू थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी वजह से इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। आइंस्टीन सर ने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, क्योंकि यहाँ पे मास को उन्होंने एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात कही थी एक इक्वेशन के द्वारा। तो बहुतों की तो खोपड़ियाँ खिसक गई थी कि ऐसा क्या हो सकता है, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट मेन चीज़ गाइज, किसी भी मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है?
उस मास को हमें कितनी स्पीड देनी है, c के बराबर स्पीड देनी है। c क्या है, लाइट की स्पीड है, और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी ज़्यादा स्पीड होगी ये लाइट की, जो स्पीड है कितनी ज़्यादा स्पीड होती है, क्योंकि आपको पता होगा अराउंड 8 मिनट के अंदर लाइट, सन की लाइट हमारे अर्थ पर पहुंच जाती है। और कितनी डिस्टेंस पे है सन, उस डिस्टेंस को यदि वो इतना पार कर लेता है 8 मिनट्स के अंदर, मैं प्रॉपरली याद नहीं है 8 मिनट्स और इसके रिगार्डिंग है कुछ, तो 8 मिनट में यदि वो डिस्टेंस को कवर कर लेता तो लाइट की स्पीड कितनी तेज़ होगी, आपको आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा लाइट की स्पीड होगी। यदि किसी भी मास को, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर यदि किसी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मास वाला है ऑब्जेक्ट है, उसको यदि उसी स्पीड से यदि हमने फेंक दिया, या उसी स्पीड यदि उस मास को हमने दे दी, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके गाइज, तो ये चीज़ आइंस्टीन सर ने दी थी। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कोई भी सॉरी, तो हम देखते हैं गाइज, कोई क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले। जैसे कोई मास है 10 kg का कोई मास है, और यदि उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड। 3 × 8 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इसका हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। तो अब इसकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, इसकी एनर्जी कोई दूसरा फॉर्मेट, कोई सा भी दूसरा फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पर भी सी स्पीड यदि हमें लाइट स्पीड के बराबर यदि दे दी जाए, 3 × 10⁸ दे दी जाए, तो हमें क्या करना है, एनर्जी इक्वल्स टू क्या लगाना है हमेशा, mc²। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 यहाँ पे मास दिया हुआ था हमारा, E इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 10 मास हो जाएगा, स्पीड 3 × 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइज इसको सोल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके गाइज, होप आपको समझने में आया होगा। फिजिक्स का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, मैकेनिक्स यांत्रिकी के में हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और विमा। हाँ, डायमेंशन का हिंदी में होता है विमाएँ। ओके, आप याद रखना इसको, डायमेंशन का विमा हम बोलते हैं हिंदी में। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मैकेनिक्स का ये टॉपिक है, और मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है एग्जामिनेशंस में। एक क्वेश्चन तो इसका आता ही आता है गाइज, एक क्वेश्चन तो यूनिट एंड डायमेंशन का आता ही आता है। इसलिए इस टॉपिक को आप समझो, और आगे की यदि लेसन्स को आपको समझना है तो यूनिट एंड डायमेंशंस को तो पार करना ही होगा, तभी आपको चीज़ें आगे फिजिक्स के अंदर चीज़ें समझने में आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दे रहा हूँ, और मेरे वीडियोस के बीच बीच में आपको जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर आते हैं, और सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, और एक भी कॉन्सेप्ट को आपको छूटेगा नहीं, और आपको अच्छा, इसमें आपको अच्छा लगेगा, और कोई सा भी क्वेश्चन आप में, कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइज। ओके, होप यू लाइक इट गाइज वीडियो। अगले सेशन में हम एसआई यूनिट के बारे में देखेंगे, एसआई यूनिट, और हम एक्सपोनेंट ऑफ 10 एसआई यूनिट देखेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 10 के बारे में देखेंगे। फिर आगे हम धीरे धीरे डायमेंशन की तरफ बढ़ेंगे गाइज। ओके गाइज, होप यू लाइक इट।